मैं आर के सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए वायु और जल ये पाठ का नाम है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे चारों ओर वायु का एक घना आवरण है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को 4 परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें जलवाष्प होती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसलिए यह सबसे भारी होती है। वायुयान भी इसी परत में उड़ते हैं। यह है क्षोभ मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आयन मंडल, इसके बाद है ये तीसरा आयन मंडल। समताप मंडल के ऊपर की परत आयन मंडल कहलाती है। फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर की परत वायुमंडल कहलाती है। यह सबसे पतली परत है। वायुमंडल का संगठन में देखें क्या क्या है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%। इसके बाद 1% जो गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन आदि गैसें हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं। वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन, यह गैस सभी सजीव वस्तुओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्वसन के लिए इस गैस की सभी सजीवों को आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं, आग जलाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, वायु का लगभग 78% भाग यानी 78% भाग नाइट्रोजन है। सजीव वस्तुएं वायु में से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकती। जंतु तो पौधों और अन्य जंतुओं के मांस और मछलियों से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं। पौधे मिट्टी से भी और वायुमंडल से भी बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायु में इसकी अल्प मात्रा होती है, लगभग 0.03%। जंतु श्वसन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और पौधे भी श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पृथ्वी का तापमान संतुलित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से बनाते हैं और फिर वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अन्य गैसें, वायु के अंदर अल्प मात्रा में कुछ गैसें होती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन और नियोन। जलवाष्प, वायु में जलवाष्प भी होती है, जिसको वाटर वेपर कहते हैं इंग्लिश में। यह वायु में तब आती है जब नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र का पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अलग अलग स्थानों और अलग अलग समय पर वायु की आर्द्रता की मात्रा अलग होती है। जैसे बारिश के मौसम में आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है और जाड़े के मौसम में आर्द्रता कम हो जाती है। राजस्थान में आर्द्रता बहुत कम होती है और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में आर्द्रता बहुत अधिक होती है। वायु स्थान घेरती है। वायु की विशेषता क्या है? वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब डालती है। सबसे पहले जैसे गुब्बारा, ब्लेडर, तकिया और वाहन के पहियों में हवा भर दी जाती है, इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। प्रयोग करके देख लेते हैं। एक गिलास खाली लीजिए, पानी में इसे डुबोने की कोशिश कीजिए। जब सीधा रख के आप डुबोते हैं तो गिलास नहीं डूबता है। गिलास वायु से भरा होता है, इस कारण से पानी उसमें नहीं भर पाता है। अब गिलास को जब आप टेढ़ा करते हैं तो वायु निकल जाती है टेढ़ा करने पर पानी के दबाव से, और इस तरह से फिर गिलास पानी में चला जाता है, क्योंकि वायु के निकलने से पानी के लिए स्थान खाली हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। आइए पता करें वायु में भार होता है इसका जांच। एक पतली लंबी लकड़ी लीजिए, इस लकड़ी के मध्य में एक धागा बांध दीजिए। अब समान आकार के 2 गुब्बारे फुला लीजिए। दोनों गुब्बारों में हवा भरकर दोनों गुब्बारों को लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध दीजिए। अब इनमें से एक को फोड़ दीजिए। जब आप एक गुब्बारे को सुई से फोड़ते हैं तो जिस गुब्बारे में हवा होती है उधर का उसका कमानी झुक जाता है। इससे पता चलता है कि वायु में भार होता है। वायु दाब डालती है, इसका भी जांच करते हैं।
कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है दाब डालती है, अतः वायु भी दाब डालती है। किसी भी वस्तु पर वायु द्वारा प्रत्येक दिशा में डाला गया दाब वायु दाब या वायुमंडल दाब कहलाता है या वायुमंडलीय दाब कहलाता है। हम अपने शरीर पर वायु दाब महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी भरी होती है, इसलिए वायु दाब हम महसूस नहीं कर पाते। एक ढक्कन बंद प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसमें थोड़ा सा गर्म जल भरिए। 1 मिनट बाद पुनः बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। बोतल को एक कटोरी में रखिए और इसके ऊपरी सिरे पर ठंडा पानी डालिए। आप देखेंगे कि यह सभी ओर से दब जाती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु दाब डालती है। वायु दाब का उपयोग कहाँ करते हैं वो जान लें हम। सबसे पहले ड्रापर में रबर या प्लास्टिक से बने ड्रापर को जल में डुबोकर जब इसका ऊपरी हिस्सा दबाते हैं तो अंदर की वायु बुलबुले के रूप में निकल जाती है। और जब हम ड्रापर के बाल्ब को छोड़ते हैं तो बाहर का वायु दाब जल को ड्रापर में चढ़ा देता है। इसी प्रकार स्ट्रा या नली, जब हम स्ट्रा के द्वारा कोई पेय ग्रहण करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो हम वायु दाब का ही उपयोग करते हैं। जब हम स्ट्रा को चूसते हैं तो इसके अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और जल का वायु का जो दाब है जल पर पड़ता है और जल दबाव के कारण स्ट्रा की नली में अंदर ऊपर चढ़ जाती है। तब स्ट्रा के अंदर वायु दाब कम होता है, बाहर का वायु दाब पेय को स्ट्रा के अंदर धकेल देता है। इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक या पेय हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। सुई या सिरिंज में डॉक्टर की सिरिंज भी वायु दाब से कार्य करती है। जब सिरिंज के पिस्टन को बाहर की ओर खींचा जाता है तो सिरिंज के बाहर का वायु दाब दवा को खाली सिरिंज के अंदर धकेल देता है। इस तरह सिरिंज ट्यूब दवा से भर जाती है। वायु आग जलाने के लिए भी आवश्यक है क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है। वायु किसी वस्तु से जलने के लिए आवश्यक होती है। इसे हम एक प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं। दो मोमबत्तियाँ लीजिए और इनको जलाइए। एक मोमबत्ती को एक खाली गिलास से ढक दीजिए। कुछ सेकंड बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्योंकि जो अंदर की जो ऑक्सीजन है वो मोमबत्ती को जलाते जलाते ख़त्म हो जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब केवल कार्बन डाइऑक्साइड से वो खाली गिलास भर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वस्तु को जलने में सहायक नहीं होती, ऑक्सीजन वस्तु को जलाने में सहायक होती है, इसलिए वो मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि किसी वस्तु को जलने के लिए वायु आवश्यक है। वायु में हानिकारक गैस, हानिकारक तत्व के सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। इससे क्या हानि है? वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह व्यक्ति जो प्रदूषित वायु में सांस लेता है फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हो सकता है। प्रदूषित वायु से हमें दमा जैसे रोग हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप हो सकता है, उच्च रक्तचाप। कुछ लोग आँखों की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि धुआं वगैरह आँख की कार्निया को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण मनुष्य को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों और इमारतों को भी हानि पहुंचाता है। इसीलिए सफ़ेद संगमरमर वायु प्रदूषण के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके वो पीला पड़ने लगता है। नियंत्रण के उपाय देखिए। फैक्ट्रियों और मिलों को आबादी से दूर लगाना चाहिए। उनकी चिमनियाँ काफ़ी ऊंची होनी चाहिए। इस प्रकार उनके द्वारा छोड़ी गई प्रदूषित वायु आसपास रहने वाले लोगों को भी हानि नहीं पहुंचा पाएगी। कार, स्कूटर और अन्य वाहनों की नियमित जांच करवाते रहने चाहिए ताकि ये वाहन प्रदूषण न फैलाएं। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वृक्ष क्या करते हैं? वायु प्रदूषण को सोखते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं। अब जल के बारे में, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल है, 3/4 भाग। जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए जल को अच्छा विलायक कहते हैं। जब वर्षा का जल तेज गति से पर्वतों से बहकर नीचे भूमि पर आता है तो इसमें अनेक अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। एक तो जो घुल जाती हैं उसको घुलनशील, और जो घुल नहीं पाती हैं उसको अघुलनशील अशुद्धियाँ कहते हैं। जल से घुलनशील अशुद्धि को दूर करना कैसे करते हैं? 2 विधि है, वाष्पीकरण और आसवन विधि।
एक गिलास जल में 2 चम्मच नमक मिलाइए और इस नमक को पानी में अच्छी तरह घोल लीजिए। अब जल और नमक को तब तक गर्म कीजिए जब तक सारा जलवाष्प में नहीं बदल जाता। अंत में आप देखेंगे कि बर्तन की तली में नमक बच गया और जल वाष्पित होकर हो गया। आसवन विधि के 2 चरण हैं, वाष्पन और संघनन। पहले जल को गर्म करके जलवाष्प में परिवर्तित किया जाता है और फिर ये जलवाष्प को दूसरे बर्तन में ठंडा करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। यह आसवन विधि है। इस तरह से जैसे एक रिटार्ट में कुछ नमकीन जल लीजिए ये, और इसको एक फ्लास्क से जोड़ लीजिए। इस फ्लास्क को ठंडे जल से भरे बर्तन में रख दीजिए। रिटार्ट में जल को गर्म कीजिए। कुछ समय बाद जल वाष्पित होने लगता है और वाष्पित जल फ्लास्क में पहुंचता है और जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है। इस प्रकार हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है तथा जल में मिला हुआ नमक रिटार्ट में ही रह जाता है। इस विधि से प्राप्त जल को आशुद्ध जल कहते हैं। आशुद्ध जल का प्रयोग प्रयोगशाला में, इंजेक्शन में, कार की बैटरियों में और इन्वर्टर की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। जल से अघुलनशील अशुद्धियों को दूर कैसे करते हैं? ऐसे अनेक पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं, जैसे कंकड़, रेत, खड़िया, अनेक प्रकार के रोगाणु। जल से अघुलनशील अशुद्धियों को दूर करने की 2 विधि है। पहला अवसादन, सेडिमेंटेशन। जल में मुट्ठी भर रेत मिलाइए। अब रेत के कणों को बर्तन की तली में बैठ जाने दीजिए। इन्हें जब ये बैठ जाता है तो इन्हें बोलते हैं तलछट। तलछट से ऊपर का जल स्वच्छ होता है और इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। तलछट से ऊपर का जल स्वच्छ होता है। अवसादन की प्रक्रिया में तलछट के ऊपर का स्वच्छ जल दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, जिससे अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं। छानना, एक गिलास में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा रेत मिला दीजिए। अब एक दूसरा गिलास, एक कीप और फिल्टर पेपर यानी छन्ना कागज लीजिए। अब रेत मिले पानी को कांच में डालिए। आप देखेंगे कि रेत के कण तो फिल्टर पेपर पर ऊपर रुक गए तथा साफ पानी छनकर नीचे गिलास में एकत्र हो गया। इस प्रक्रिया को छानना कहते हैं, यानी फिल्टरेशन। पीने का जल कैसे हम प्राप्त कर लेते हैं? स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल अनिवार्य है। अशुद्ध जल में अनेक रोगाणु होते हैं, जैसे वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी कि जैसे कि अमीबा के जो जंतु होते हैं, अमीबियासिस या पेचिस। प्रोटोजोआ इसी कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण अमीबियासिस या पेचिस रोग होता है या आंव पड़ता है। ये रोगाणु मनुष्यों और जंतुओं में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। अतः हमें जल से इन रोगाणुओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। रोगाणु को नष्ट करने के लिए पीने के जल में उचित मात्रा में क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए। जल में पोटेशियम, क्योंकि अधिक मात्रा में जब प्रयोग करते हैं तो जल कड़वा हो जाता है, कुछ कसैला हो जाता है। जल में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग भी रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। जल को उबालने से जल के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। पीने का जल साफ बर्तन में ढक कर रखना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर संपूर्ण होता है। इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।